हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। इस वीडियो में सभी प्रश्न एनसीईआरटी के रखे गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण होते हैं। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या यूजीसी, एलटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैंने एक एनसीईआरटी सीरीज़ चलाई है। इस एनसीईआरटी सीरीज़ में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ तथा उसकी और भी व्याख्या करती हूँ, ताकि जो उसमें छोटे मोटे पॉइंट रह जाएं वो भी आपकी नोट्स में आ जाने चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दिन में 3 वीडियोस अपलोड करती हूँ। एक हमारा एनसीईआरटी का होता है जिसमें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है सिलेबस का, पूरा सिलेबस होता है उसका एक वीडियोस, उसका भी एक प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड करती हूँ। उसमें सारे पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा होता है कोर्स वीडियो, जिसमें जो कि आपका उन वीडियोस से आपका कोर्स कंप्लीट होगा। आप उन वीडियोस को देख करके अपने कोर्स के पूरे नोट्स बनाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे कोर्स के वीडियोज़ अपलोडेड हैं और बाकी जो बचे हुए हैं जल्दी ही वो मैं अपलोड कर रही हूँ। डेली एक वीडियोज़ डाल रही हूँ। तो आप सिंपली चैनल पर जा कर के इन सारे वीडियोस को देख करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस वीडियोस हैं उनसे अपने जो है डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्वव्यापी मंच की पहली बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है ब्राज़ील में, मुंबई में, नॉर्वे में, साउथ अफ्रीका में। तो जो ये विश्वव्यापी संगठन है इसकी पहली बैठक कहाँ होती है? इसकी पहली बैठक होती है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ये बैठक जो है मंच, जो विश्वव्यापी मंच है ये है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं हम। इसको वर्ल्ड सोशल फोरम बोलते हैं। दूसरा इसको इंग्लिश में बोलने तो वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम बोलते हैं, WSF। ये जो है इस मंच के तहत क्या होता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणवादी हैं, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता, ये एकजुट होकर के नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। और वर्ल्ड सोशल फोरम की जो है पहली बैठक कहाँ होती है? ये 2001 में ब्राज़ील पोर्टो अल्गेरे में होती है। जो ब्राज़ील में पोर्टो अल्गेरे यहाँ पर होती है, ब्राज़ील में ही है ये भी। तो पोर्टो अल्गेरे में होती है। कब होती है? 2001 में होती है पहली बैठक ये ब्राज़ील में होती है। ऑप्शन आपका पहला जो है ए सही हो जाता है। और इसकी जो है चौथी बैठक हम 2004 में इसकी बैठक होती है मुंबई में। इसकी चौथी बैठक कहाँ होती है? चौथी बैठक हमारे इंडिया मुंबई में होती है चौथी बैठक। और जो है इसकी 2018 में अगेन ये ब्राज़ील में इसकी बैठक हुई। 2018 में अगेन ब्राज़ील में इसकी बैठक हुई। 2018 में इसकी बैठक ब्राज़ील में हुई। तो 2001 में इसकी पहली बैठक होती है। तो जो पोर्टो अल्गेरे है यहाँ पर ब्राज़ील में है, उसमें होती है। चौथी बैठक हमारी इंडिया मुंबई में होती है। और ये 2018 में अगेन ब्राज़ील में बैठक इसकी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। विश्वव्यापी मंच जो है क्या चीज़? तो ये इसमें जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, महिला, ये सब जो हैं नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नक्सली आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये जो नक्सली आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है? ऑप्शन है 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1970 में। तो ये जो नक्सली आंदोलन है ये शुरू कहाँ से होता है? जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के इलाके में ये शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1967 में। 1967 में ये शुरू होता है। और ये किसान विद्रोह था जो कि उठ खड़ा हुआ। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ स्थानीय के काडर के लोग थे, तो उन्होंने इसका अगुवाई की थी, इसको सपोर्ट किया था। फिर ये क्या होता है कि 1969 में क्या करते हैं ये कि ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के ये मार्क्सवादी
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ये मार्क्सवादी लेनिनवादी में चले जाते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी से ये मार्क्सवादी लेनिनवादी अलग एक पार्टी बना लेते हैं और चारू मजूमदार इसके अगुआ होते हैं, यानी इसका नेतृत्व करते हैं। मजूमदार इसका नेतृत्व करते हैं। और 1969 में एक अलग पार्टी CPI और मार्क्सवादी और लेनिनवादी ML CPI ML बना लेते हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ये 1967 में पहली बार नक्सल आंदोलन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? ऑप्शन है 1946 में, 1947 में, 1948 में और या 1949 में। तो श्रीलंका को आज़ादी मिलती है 1948 में, इसको आज़ादी मिलती है। और श्रीलंका में जो है सिंगली और तमिल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनकी संघर्ष होता रहा। और जो श्रीलंका में तमिल संगठन था, तमिल वहाँ पार्टी थी लिबरेशन, इसकी दल का नाम क्या था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस पार्टी का नाम क्या था या तमिलों की पार्टी कौन सी थी। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसको लिट्टे बोलते हैं, इसको लिट्टे बोलते हैं। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ये जो है तमिल से संबंधित, जो श्रीलंकाई तमिल हैं उनसे संबंधित है ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपातकाल के दौरान दिल्ली से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने और जबरन नसबंदी से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी। तो जो ये झुग्गी झोपड़ियों को हटाने में जब 1975 का आपातकाल लगा था, तो उस समय दिल्ली से क्या हुआ था कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ थीं वहाँ से हटाई गई थी। और इनको जो है इसमें हटाने में किसका था? संजय गांधी का नाम था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। इसमें कहा जाता है जो तुर्कमान गेट इलाके की जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ को उजाड़ा गया, उनको लोगों को वहाँ से भगाया गया और उनको जबरन उनको पकड़ के उनकी नसबंदी जो है करवाई गई। और इसमें संजय गांधी इन्वॉल्व थे, तो इनका नाम आता है इसमें, संजय गांधी इन्वॉल्व थे। और ये जो है काफ़ी इसके पीछे ये विवादित था कि संजय गांधी उस समय किसी पद पर नहीं थे, तो किस अथॉरिटी से इन्होंने ये काम किया। तो तुर्कमान गेट इलाके में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस इलाके की झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया था, किस इलाके के लोगों की नसबंदी जबरन करवाई गई थी। तो तुर्कमान गेट इलाके के जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया था और संजय गांधी इसमें इन्वॉल्व थे। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया? तो ऑप्शन है वीवी गिरी, फखरुद्दीन, वेंकैया नायडू या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा ये जो है 25 जून जो 1975 का जो ये आपातकाल लगता है, ये फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। और ये जो है एक फ़ोन कॉल पे लगवाया गया था। इंदिरा जी ने इनको बस ऐसे मौखिक ऐसे बोल दिया था कि जो है आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, तो बस इन्होंने कर दिया था। और ये लगा कब था? 25 जून 1975 को ये लगा था फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में कहा कि सरकार आपातकाल में नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को वापस ले सकती है? ऑप्शन है 1975, 1976 के फैसले में, या 1977 में ऐसा फैसला दिया, या 1978 में। तो ये जो ये सुप्रीम कोर्ट है,
इसने 1976 के जो अप्रैल में फैसला दिया, इसने क्या किया कि इसने बताया कि जो इसकी सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक बैठक होती है, उस संवैधानिक बैठक में उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए इसने कहा कि आपातकाल में जो है सरकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को वापस ले सकती है, ऐसा इसने फैसला दिया। जबकि इसके पहले उच्च न्यायालय ने, क्योंकि उस समय नागरिकों पर भी काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, उनके जीवन और स्वतंत्रता संबंधित काफ़ी अधिकारों का हनन हो रहा था, तो कई लोगों ने जो है याचिका डाली थी। तो उच्च न्यायालय ने ये किया था कि नहीं, नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उनको आपातकाल में भी मिला रहना चाहिए। और लेकिन फिर उसके बाद 1976 में अप्रैल के महीने में जो है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और कहा कि सरकार जो है आपातकाल में नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को वापस ले सकती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1976 अप्रैल में एक संवैधानिक जो है बेंच ने इस फैसले को दिया था, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन है 1975 में, 1976 में, 1974 में, 1998 में। तो जो ये हमारा पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1974 में हुआ था। 1974 में होता है। कब होता है? मई महीने में होता है। मई महीने में होता है। इंदिरा जी तब जो है पीएम थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। और जो है इसको एक शांतिपूर्ण जो है करार दिया था। शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया गया था। और अगेन ये 1998 में मई में, ये भी मई महीने में होता है। और इसको जो है इसमें बोला गया था कि ये हम हथियार रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, और उन्होंने बोला था कि हम हथियार रखेंगे लेकिन हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बोला था? हथियार तो रखेंगे लेकिन पहले प्रयोग नहीं करेंगे। पहला प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात इसमें कही गई थी कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तो रखेंगे, जबकि इसमें हथियार रखने की बात नहीं होती। ये शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका 74 यानी सी, 1974 में पहला जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा है तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश क्रांति से, बिहार क्रांति से, नक्सलवादियों से है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये जो बिहार की क्रांति हुई थी 1974 में, बिहार की क्रांति हुई थी, उसमें उसका ये नारा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ऑप्शन है 1959, 1960, 1961, 1962। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 1962 में नेहरू जी के खिलाफ पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि 1962 में जब ये चाइना से युद्ध हार क्या जाते हैं, बुरी तरह मुँह खाते हैं, और नेहरू जी को गुहार लगानी पड़ती है ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से। तो फिर ये दोनों बीच में बिचवानी करके युद्ध को बंद कराते हैं। उसके बाद जो है विश्व पटल पर हमारे भारत की छवि बहुत धूमिल होती है। जो मेनन थे रक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया, कई अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, कुछ छुट्टी लेकर घर बैठ गए। तो उस समय जो है लोकसभा में युद्ध के बाद नेहरू जी के सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, और इस पर काफ़ी बहस भी हुई थी। तो 1962 आपका सही हो जाएगा। पहली बार नेहरू जी के खिलाफ तभी अविश्वास प्रस्ताव आया था, नेहरू जी की सरकार के खिलाफ। तो आगे देखते हैं चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1958 में, या 1959 में। तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 में। चीन ने जो है तिब्बत पे कब्जा कर लिया था,
और जो है 1950 में इन्होंने कब्जा किया था। और 1959 में क्या हुआ था, दलाई लामा वहाँ से भागकर शरण ली थी, कहाँ, भारत में। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है। अब यहाँ पर हम सारे एनसीईआरटी के फैक्ट ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा भी हैं वो भी नोट डाउन करते जाएंगे कि दलाई लामा ने 1959 में जो है भारत में आकर के शरण ली थी। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लगता है इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन हमको क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम्स में हमको यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। तो ये भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कामराज योजना संबंधित है। कामराज योजना किससे संबंधित है? जो मद्रास के मुख्यमंत्री से, या यूपी के मुख्यमंत्री से, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री से, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से। तो जो कामराज योजना है, इनका पूरा नाम है के कामराज। जो कामराज योजना है, ये जो मद्रास के मुख्यमंत्री थे के कामराज, ये उनके द्वारा चलाई गई योजना है। ये इसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो युवा कार्यकर्ता हैं वो जो पार्टी की कमान संभाल सकें, ऐसा इन्होंने बोला था। तो इसे कामराज योजना के नाम से जाना गया। और साथ में जो ये के कामराज हैं, इनका नाम किससे जुड़ा है? दोपहर के खाने से। जो स्कूली बच्चों का दोपहर का मिड डे मील जिसे बोलते हैं, दोपहर के खाने से, स्कूली बच्चों के खाने से, किसके? स्कूली बच्चों से, इससे भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। स्कूली बच्चे के दोपहर के खाने से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये योजना भी इन्होंने चलाई थी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। के कामराज योजना मद्रास के मुख्यमंत्री के कामराज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपातकाल के दौरान किसने अपनी पदवी वापस की थी? तो जो ऑप्शन है, शिवराम कारंत ने, या फणीश्वरनाथ रेणु ने, या दोनों ने, या कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? जो आपातकाल के दौरान दोनों ने ही अपनी पदवी वापस की थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो फणीश्वरनाथ, ये शिवराम कारंत थे, ये कन्नड़ लेखक थे। कन्नड़ लेखक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इनको पद्मश्री पदवी जो है, शिवराम कारंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपना पद्म भूषण की पदवी को वापस किया था। और जबकि फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं हिंदी लेखक थे, प्रसिद्ध हिंदी लेखक, इनको क्या था? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने भी अपनी पदवी को वापस कर दिया था आपातकाल के दौरान। क्या कह के? कि इन दोनों ने कहा था कि लोकतंत्र के दमन के विरोध में ये दोनों ने अपनी पदवी वापस कर दी थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो शिवराम कारंत थे, कन्नड़ लेखक थे, इन्होंने पद्म भूषण वापस किया था। फणीश्वरनाथ रेणु ने, हिंदी लेखक थे, इन्होंने पद्मश्री पदवी को वापस किया था। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र के दमन के विरोध में इन दोनों ने अपनी पदवियों को वापस कर दिया था। ऑप्शन सी सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 सूत्री योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। तो आपातकाल के दौरान जो है इंदिरा गांधी ने, जब 1975 का आपातकाल लगा था, तो उस दौरान इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, तो 20 सूत्री योजना चलाई गई थी, जिसमें गरीबों के हित के कार्यक्रम रखे गए थे। गरीबों के हित के कार्यक्रम रखे गए थे। कौन कौन से थे इसमें? वैसे तो ये 20 थे, लेकिन अगर देखें तो इसमें बंधुआ मजदूरी की समाप्ति की बात की गई थी। बंधुआ मजदूरी समाप्ति की बात की गई थी। और भूमिका
पुनर्वितरण की बात की गई थी, यानी कि भूमि को जो है फिर से वितरित किया जाएगा। और भूमि सुधार की बात की गई थी। और जो मजदूरों का पारिश्रमिक था उस पर पुनर्विचार, जो खेतिहर मजदूर इनके पारिश्रमिक पर पुनर्विचार जो है किया गया था। ये सब चीज़ें इसमें रखी गई थी। वैसे तो 20 चीज़ें थी, लेकिन ये जो हैं कुछ खास हैं ये थी। और प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी ये भी था। तो 20 सूत्री मांगों की जो है 20 सूत्री योजना लाई गई थी गरीबों के हित के कार्यक्रम के रूप में। और क्योंकि आपातकाल के दौरान इंदिरा जी की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी, शायद उन सब चीज़ों से बचने के लिए और लोगों को डाइवर्ट करने के लिए या ये चीज़ें लाई गई थी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी के भीतर सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक सिंडिकेट दल जैसा बना हुआ था। और इसमें कुछ नेता जो थे बहुत ही प्रभावशाली थे, ताकतवर थे। और ये इंदिरा जी के मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहते हुए और इंदिरा जी के विरोध में थे, तो इसे सिंडिकेट कहा गया जो है। और इसके अगुवा कौन थे? जो मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ये के कामराज इसके अगुवा थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, के कामराज इसके अगुवा थे। अन्य ताकतवर अगर जो नेता थे उसकी बात करते हैं तो ये मुंबई से एस.के. पाटिल हो जाते हैं, और ये के.एस. निजलिंगप्पा हो जाते हैं, आंध्रा से संजीव रेड्डी हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष हो जाते हैं। ये सब जो हैं अन्य ताकतवर जो नेता के रूप में सिंडिकेट के अंदर, उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये इनका एक सिंडिकेट बना हुआ था। और बाद में ये सिंडिकेट जो है कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाता है। जो है ये क्या होता है, कांग्रेस निष्ठावान कांग्रेसी, जो भी कांग्रेस के विभाजन पर सिंडिकेट और उनके निष्ठावान कांग्रेसी होते हैं, ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में रह जाते हैं, यानी कि पुरानी कांग्रेस में रह जाते हैं। जबकि इंदिरा जी को एक नई कांग्रेस बनानी पड़ती है, जिसे कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट बोला जाता है। कांग्रेस आर ब्रैकेट में कर लेते हैं शॉर्ट में। और कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सिंडिकेट रह जाते हैं, वो कांग्रेस ओ बोली जाती है। तो इतना मतलब इन लोगों ने विरोध किया था इंदिरा जी का उसी पार्टी में रहते हुए, कि इंदिरा जी को लास्ट में जो है इंदिरा जी को इन्होंने बोल दिया था कि अब हमारी जो है दल में ये नहीं है। यहाँ तक इन्होंने बोल दिया था, इतने ताकतवर थे। इन्होंने बोला था कि अब हमारी पार्टी की ये जो है मेंबर नहीं है इंदिरा जी, इतना बोल दिया था। तो इंदिरा जी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, और फिर उसके बाद अलग पार्टी बना करके अपने कुछ मुद्दों को लेकर के सबके सामने उतरती हैं। और 1971 के चुनाव में बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल करके वापस आते हैं। तो ये इसके पीछे पूरी कहानी है कि कांग्रेस सिंडिकेट कौन था। तो कांग्रेस के भीतर एक कांग्रेस पार्टी के भीतर ही ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप था जिसे सिंडिकेट बोलते थे। और इसके अगुवा कौन थे? के कामरान थे। और बाकी ये तीनों ताकतवर, ये भी थे ताकतवर समर्थक थे के कामरान के, यानी उसी पार्टी के ताकतवर कद्दावर नेता ये तीनों भी थे। के.एस. निजलिंगप्पा और संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष, ये सभी थे। देखते हैं, ऑप्शन दिया आपको, यस के कामरान दे दिया है। भारत में नीति निर्माताओं ने कब राज्य की भूमिका को कम कर दिया? तो जो भारत के जो ये पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, तो इसमें शुरुआत में क्या था कि जो राज्य की भूमिका थी इसमें बहुत ज़्यादा राज्य की भूमिका को इन्होंने महत्व दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1980 के दशक के बाद नौकरशाही पर जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया था। तो ऑप्शन आपके जो है पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 1980 के दशक के बाद जो है नीति निर्माताओं ने जो योजना आयोग जो था गठित किया गया था,
तो उसके जो नीति निर्माता थे उन्होंने राज्य की भूमिका को कम कर दिया था, क्योंकि लोगों की जो है नौकरशाही पर जो है भरोसा टूट रहा था, और ऐसा देख करके उन्होंने राज्य की जो है भूमिका को कम कर दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1980 के दशक के बाद ऐसा नीति निर्माताओं ने किया था। तो एनसीईआरटी के आज हमने 15 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अलग नोट्स में बनाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे पहले आप एनसीईआरटी फिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा जो फुल कोर्स पर प्रैक्टिस सेट है वो आएगा और कोर्स वीडियो भी आएगा। धन्यवाद।